सो हे गाइस, दिस इज शिवांशु कुशवाहा एंड मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल मृत्युंजय एकेडमी। तो आज अपन बात करेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट केमिकल शिफ्ट वैल्यू। क्या मीनिंग है कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अच्छा, अब केमिकल शिफ्ट वैल्यू क्या है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू निकाली कैसे जाती है, केमिकल शिफ्ट क्या है, केमिकल शिफ्ट का फंडा क्या है। तो ये यार सारी बातें अपन प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो ये लेक्चर देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो जा करके पहले देखो, देन यहां पे आओ। ठीक है, अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर जीओसी तैयार है आपके, जीओसी का क्या मतलब है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि मान लो इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, उसके अंदर रेजोनेंस हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस का इफेक्ट हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट हो गया, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट हो गया। तो जो कुछ भी आप जीओसी के अंदर पढ़ते हो तो वो सारे का सारा यहाँ काम आने वाला है। बाकी एक नई चीज और काम आएगी, उसको भी देख लेंगे क्या है। चलो आओ देखते हैं। अब ये सारी बातें समझाने से पहले मैं आपको बिल्कुल एक छोटा सा लॉजिक दूंगा। अगर ये फंडा समझ में आ गया जो बताने वाला हूं, पूरी की पूरी कहानी इसी फंडे पर लागू होती है। क्या वो फंडा है, चलो उसको देखो। अपन प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे सील्डिंग और डीसील्डिंग के बेसिस पे। अब सील्डिंग डीसील्डिंग क्या है, अगर उसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो जाकर के प्रीवियस वाला लेक्चर देख लो, वहां पे एकदम बढ़िया तरीके से बता रखा है कि सील्डिंग क्या होती है और डीसील्डिंग क्या होती है। चलो अब यहां देखो, मान लो कि मैंने दो न्यूक्लियस लिए हैं, ठीक है, सिंपल सा हाइड्रोजन की बात करेंगे, प्रोटॉन एनएमआर की चर्चा होगी। ठीक है, तो मान लो दो न्यूक्लियस है, एक ये न्यूक्लियस है और अपन एक और न्यूक्लियस ले लेते हैं। एक ये न्यूक्लियस है, कहानी को ध्यान समझना, एक ये न्यूक्लियस है और एक ये न्यूक्लियस है। अब क्या किया कि मान लो जो ये वाला न्यूक्लियस है, सपोज दैट कि यहाँ इस वाले न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बहुत कम है, सपोज बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, और ये वाले न्यूक्लियस के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, भरे पड़े इलेक्ट्रॉन। ठीक, कहानी समझ पा रहे हो ना बात को। तो इस वाले न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस वाले न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में क्या है, बहुत कम है। अच्छा, तो हम अपन प्रीवियस लेक्चर में समझे थे कि भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है उसको क्या बोलते हैं, डीसील्डेड, डीसील्डेड न्यूक्लियाई, और जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती थी उसको अपन बोलते थे सील्डेड न्यूक्लियाई। ठीक है, चलो खैर, अब मुद्दा समझो। अब मैंने क्या किया कि यहां पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कराया। ठीक है, ये क्या करा दिया, एक बी नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको दी, दोनों न्यूक्लियाई को। ध्यान समझना, जिसकी डायरेक्शन सपोज दैट अप टू डाउन है, सॉरी डाउन टू अप है। चलो अब मैं क्या करूंगा, जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कराऊंगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसकी तो वैल्यू कांस्टेंट होगी या सेम होगी। भाई दोनों न्यूक्लियाई के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो आपने एक्सटर्नल लगाई उसकी तो वैल्यू सेम होने वाली है ना। सपोज करो अगर मैं कह रहा हूं कि ये 1.41 टेस्ला की है तो 1.41 टेस्ला इसको भी मिलेगा, 1.41 टेस्ला इसको भी मिलेगा। अब क्या होगा, जब इन दोनों को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी तो भाई ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा और ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा। क्यों करता है, बहुत अच्छी तरीके से समझा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो वहां जाकर के देख लो, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, इसको नाम दिया बी आई और इसको भी नाम दिया बी आई, बी इंड्यूस्ड बी इंड्यूस्ड। अब बात समझना, मुझे ये बताओ किसकी मैग्नेटिक फील्ड, किस वाले न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा इंड्यूस्ड होगी। सिंपल सा लॉजिक है, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वही अपनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा इंड्यूस्ड कर रहा होगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उसकी भाई कम मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी। समझ रहे हो बात को। अच्छा, तो अब यहां से कहानी समझ में आती है, जरा बहुत ध्यान से समझना। अगर मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई किया तो किसका बी इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा। बी इफेक्टिव क्या था, कैसे निकालते थे अपन बी इफेक्टिव, बी इफेक्टिव निकालते थे कि कितनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है और कितना बी इंड्यूस्ड हुआ है। तो उसको अपन अगर माइनस कर देंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इंड्यूस्ड, तो उसको अपन अगर माइनस कर देंगे तो बी इफेक्टिव निकल आएगा। अब बात समझना, इसका बी इफेक्टिव इसके बी इफेक्टिव से क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ रहे बात को। अगर इसका बी इफेक्टिव ज्यादा होगा तो मैं कह देता हूं ये लो, इस हिसाब से। अब बात को जरा समझना, दो न्यूक्लियाई हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाई तो ये जल्दी रेजोनेंस करेगा या ये जल्दी रेजोनेंस करेगा। तो सिंपल सी बात है, जिसका बी इफेक्टिव कम है वो कम लगा रहा होगा, यानी कि ये वाला न्यूक्लियस कम मैग्नेटिक फील्ड पे रेजोनेंस करना शुरू कर देगा और ये वाला न्यूक्लियस
बहुत ज्यादा जब मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी तब रेजोनेंस कर रहा होगा। बात समझ में आई? ये कम मैग्नेटिक फील्ड पे रेजोनेंस करेगा और इसका पीक जल्दी मिल जाएगा, और ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पे रेजोनेंस करेगा, इसका पीक लेट आएगा। अब ये कम पे क्यों कर रहा है? क्योंकि बी जो बी इंड्यूस्ड है वो कम कर रहा है। यहां से आपने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड दी, इंड्यूस्ड कम किया, तो खटाक से रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस होकर के तुरंत ऊपर जाएगा, वहां से क्या कर जाएगा, एनएमआर की रीडिंग मिलेगी। इसमें ऐसा इतनी जल्दी केस नहीं बन रहा होगा। तो इतनी बात समझ में आई? बहुत ध्यान से, इतनी बात समझ में आ गई ना? तो अब क्या बोलेंगे, इस टाइप की जो कंडीशन बन रही होगी, जो इस टाइप का न्यूक्लियाई बन रहा होगा, इसको अपन बोलते हैं डाउन फील्ड न्यूक्लियाई या डाउन फील्ड की कंडीशन। इसको अपन क्या बोलेंगे, अप फील्ड न्यूक्लियाई। ये अप फील्ड है और ये डाउन फील्ड है। डाउन फील्ड का मतलब क्या है कि लो मैग्नेटिक फील्ड पे ये क्या कर जाएगा, रेजोनेंस कर जाएगा, और ये हाई मैग्नेटिक फील्ड पे रेजोनेंस करेगा। अब इसको जरा अपन यहां पे समझते हैं एक एनएमआर ग्राफ से। बस यही सारी बातें बहुत ध्यान से अगर समझ गए तो फिर आगे के खेल में कोई खास लॉजिक नहीं है, सारी बातें यहीं से जुड़ेंगी। ठीक है, ध्यान समझो। मान लो कि ये आपका 0 है, ये -1, ये -2, ये -3, इसी हिसाब से ये 1, ये 2, ये 3, ये सारी वैल्यू पीपीएम में हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हिसाब से होगा। 0 पे किसकी पीक आ रही होगी, जो हम लोगों ने एक अपना रेफरेंस मान रखा है। रेफरेंस क्या अपना टीएमएस है। ठीक, समझना बात को। तो टीएमएस पे किसकी पीक आ रही होगी, 0 पे मतलब टीएमएस की पीक आती है। ठीक है, अब एक तरीके से ये कह सकते हो कि हम यहां से रेफरेंस पॉइंट को मान करके ही कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा अप फील्ड है, कौन सा डाउन फील्ड है। अब जैसे मान लो कि अगर मैं बात करता हूं कि यहां जो पीक आ रही होंगी उनको अपन बोलेंगे कि ये वाली जो पीक है ये डाउन फील्ड पीक है। कैसी है, डाउन फील्ड पीक है। और यहां जो पीक आ रही होंगी उनको अपन बोलेंगे ये अप फील्ड पीक है। ये कैसी होंगी, अप फील्ड होंगी। देखो इस बात को समझ लो, जैसे मान लो कि 2 प्रोटॉन है, उनकी रीडिंग आई, एक की रीडिंग अगर 5 पे आ रही है और एक की रीडिंग 2 पे आ रही, ध्यान समझना। 2 न्यूक्लियाई हैं, मतलब आपके एक कंपाउंड में ऐसे 2 प्रोटॉन हैं जिसकी एक की रीडिंग किस पे आती है, 5 ppm पे आती है, एक की 2 ppm पे आती है। तो इसका मतलब नहीं कि दोनों ही हमारे किस पे काम कर रहे हैं, डाउन फील्ड पे। समझ रहे बात को? अब जिसकी जल्दी आ गई होगी पीक, समझ रहे हो, जिसकी जल्दी पीक आ जाएगी तो उसको अपन बोलेंगे कि यार ये डाउन फील्ड पे काम कर रहा होगा, और जिसकी लेट आएगी तो वो उसको क्या बोल देंगे, क्यों अप फील्ड पे काम कर रहा होगा। तो कह सकते हो कि ये कंपैरिजन पॉइंट हो जाता है, एक को रेफरेंस मान करके ही हम बता सकते हैं। ये बिल्कुल उसी प्रकार जैसे मान लो अगर आपने लाइन कोई खींच दी है तो आप कैसे बताओगे कि लाइन छोटी है या बड़ी है, तो उसको अब हमको क्या पड़ेगा, रेफरेंस मानना पड़ेगा, किसी सामने वाले से कंपैरिजन करानी पड़ेगी, तभी आप बता पाएंगे लाइन छोटी है या बड़ी है। तो सेम प्रकार से यहां भी कहानी बन रही होती है। अब आपको पता है कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूं, लेफ्ट टू राइट चलने पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज करेगी। मैग्नेटिक फील्ड यहां से क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी, मतलब यहां से यहां सारी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की इंक्रीज कर रही होगी। यानी कि सिंपल सा फंडा है, जो यहां पीक आई होगी उस पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगी होगी, और जो यहां पे पीक आई होगी उस पे कम मैग्नेटिक फील्ड लगी होगी। अच्छा, जो डाउन फील्ड पे आया होगा उसका कुछ एटमॉस्फेयर इस टाइप से होगा, और जो अप फील्ड पे आया होगा उसका एटमॉस्फेयर कुछ इस टाइप से होगा। बस इतना ही लॉजिक तुमको समझना है। फिर से मैं ये सारी बात को जरा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कुछ खास है नहीं इसमें। 2 टाइप के आपको प्रोटॉन देखने को मिले। ठीक है, एक ऐसा प्रोटॉन है जो कि कम सील्डेड है, जिसको डी सील्डेड बोलेंगे, और एक ऐसा प्रोटॉन है जो कि बहुत सील्डेड है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी पड़ी है। ध्यान समझना कहानी। जो कम सील्डेड है, जिसमें कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो कम बी इंड्यूस्ड करेगा, कम मैग्नेटिक फील्ड पे ही जल्दी रेजोनेंस करेगा, और जो ज्यादा इंड्यूस्ड कर रहा होगा वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पे रेजोनेंस देगा। अच्छा, इस वाले ने जो डी सील्डेड था ये क्या करेगा, कम मैग्नेटिक फील्ड पे ही रेजोनेंस दे देगा, तो इसकी पीक जल्दी आएगी, और इस वाले की पीक इतनी जल्दी नहीं आएगी। इतनी कहानी समझ में आ गई। और इस लॉजिक को यहां से अपन ने समझ लिया, और यहां की जो भी कहानी चलेगी वो भी कैसे चलेगी, रेफरेंस पे चलेगी, या फिर कह सकते हो कंपैरिजन पे हम लोग समझ पाएंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई कि जो डीसील्डेड होगा उसका पीक जल्दी देखने को मिल जाएगा। इतनी बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, बहुत अच्छा है। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना, चलो
चलो अब अगर मैं आपको एक कहानी समझाऊं, बड़ा सिंपल सी कहानी है क्योंकि कहानी पूरी प्रोटॉन पे ही चलनी है, ठीक है। अब मैंने कहा कि मान लो केस फर्स्ट की अगर बात करें, समझना बात को बहुत ध्यान समझना। अगर केस फर्स्ट की बात करता हूं, मान लो आपके पास प्रोटॉन है, ठीक है। तो अगर ये जो प्रोटॉन है ये कैसा हो, डी सील्डेड हो, ये प्रोटॉन डी सील्डेड हो, या फिर आप कह सकते हो कि जो इसका इन्वायरमेंट हो, समझ रहे हो, उस वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। फिर ये आप कह सकते हो कि लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, समझना बात को। अगर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, अगर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो कम मैग्नेटिक फील्ड पे ही उसका जल्दी रेजोनेंस होगा, समझ रहे हो। लो मैग्नेटिक फील्ड पे ही हाई रेजोनेंस हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना बात को, मतलब कमी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, रेजोनेंस कर जाएगा। तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या आएगी, हाई आ रही होगी। सो केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी, हाई आ जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, समझ रहे हो। तो सिंपल सी बात है, अब तुमको कुछ देखना नहीं है, प्रोटॉन की चर्चा करनी, प्रोटॉन को ही देखना है। प्रोटॉन को देखो, उसका एटमॉस्फेयर देखो, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो कम मैग्नेटिक फील्ड पे ही जल्दी रेजोनेंस आएगा और उसकी जो केमिकल शिफ्ट आ रही होगी क्या आ रही होगी, हाई आ रही होगी। और अगर सील्डेड है, समझ रहे हो बात को, सील्डेड है, बी इंड्यूस्ड ज्यादा करेगा, ठीक है, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लेगा तो ज्यादा रेजोनेंस, मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लेगा तो रेजोनेंस इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो चली आएगी। कहानी समझ में आ गई। तो जैसे कि मान लो ये है आपका वही वाली कहानी, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, माइनस माइनस माइनस, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अब मुझे बड़ा सिंपल तरीके से बताओ कि जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हाई आ रही होगी। क्या मतलब इसका कि रीडिंग कहाँ आ रही होगी, यहाँ के। जैसे मान लो अगर एक की पीक इस जगह पर आती है, ध्यान समझना, एक की अगर पीक यहाँ आती है, ठीक है, और मान लो अगर दूसरा प्रोटॉन है जो सील्डेड है तो उसकी पीक कहाँ आ रही होगी, सिंपल सा लॉजिक है, इसके बाद में ही आ रही होगी। समझ पा रहे हो ना बात को। तो बस इतनी ही बात तुमको समझनी थी, बाकी सारा खेल तो आसान है, अब कुछ करना नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। वो क्या कि हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट देखो, देखो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है क्या नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डाउन, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां की, हाइड्रोजन के इधर उधर के, समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट, या फिर आप कह सकते हो केमिकल शिफ्ट वैल्यू, ठीक। अब बस इतनी बातें ध्यान रखना है तुमको, इतनी ही बात तुमको ध्यान रखना है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम, अगर ये कम तो ये ज्यादा, ठीक। अब आओ, अब अपने केस पे काम करते हैं, ठीक। चलो आओ, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं, अब समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल दे रखी है, ये सारे कंपाउंड है CH3F, CH3OH, CH3Cl, CH3Br, I, CH4 और TMS, ठीक है। ये एलिमेंट एलिमेंट है जो कि यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। और इन एलिमेंट्स की यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी हुई है और इन सब का कितनी कितनी केमिकल शिफ्ट है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। तो चलो एक एक करके अपन सारे समझते हैं। पहले यह ले लेते हैं, ठीक है, CH3F। अब ध्यान से समझना, आओ चलो आओ यहाँ पे आ जाओ, अब ध्यान समझो। ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यह बेसिकली प्रोटॉन, ठीक है। अपन चर्चा भी किस पे करेंगे, प्रोटॉन NMR पे ही, ठीक है। चलो अब देखो, अब क्या है, अब तुमको क्या देखना है कि इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या है और कैसी होने वाली है, ठीक। अब ध्यान समझना। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रोटॉन पे आ जाओ और प्रोटॉन पे देखो कि इसका जो एनवायरनमेंट है, केमिकली एनवायरनमेंट है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, ठीक। तो सिंपल सी बात है, अगर ये यहाँ पे नहीं होता, हाइड्रोजन होता, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर कैसी होती, ज्यादा होती। अब इसके होने की वजह से जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ पे खींच गए चले जाएंगे, फ्लोरीन क्या करेगा, खींच लेगा अपनी ओर। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से खींच लेगा तो यहाँ पे मुझे बताओ कि जो इसका एनवायरनमेंट होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होने वाली है, ज्यादा हो जाएगी।
समझ रहे हो बात को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे कम होगी तुरंत कम मैग्नेटिक फील्ड पे ही रेजोनेंस कर जाएगा, तो तुरंत ही उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब इसी हिसाब से अगर मान लो दूसरा एग्जांपल लिया जाए CH3OH का, तो मान लो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, H H H। अब यहां समझो, अब ये वाला हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, ये वाले हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो जरा इस हाइड्रोजन की अगर चर्चा को ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ज्यादा तबीयत खराब हो रखी है, क्योंकि वो डायरेक्ट जुड़ा है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाइड्रोजन से। समझ रहे हो ना बात को, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 3.5। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है ऑक्सीजन से, है कि नहीं, तो यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन खिंच जाएंगे। तो अब इसका इन्वायरमेंट कैसा होगा, बहुत ही कम यहाँ पे क्या बचे होंगे, इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही कम हो जाएगी तो इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या आ रही होगी, ज्यादा आ रही होगी। तो सिंपल सा रीजन ऐसे CH3Cl से आप समझ सकते हो। अब सारी कहानी समझ लो, आसान है। अगर वो वाला स्टार्टिंग का फंडा समझ गए तो बाकी सब में कुछ नहीं है। क्लोरीन लगा दिया, यहां से यहां खिंच के चले जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब समझो, अगर इसमें और इसमें कंपैरिजन कराया जाए, अगर इन दोनों में कंपैरिजन कराया जाए तो जरा मुझे बताओ कि किसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा आने वाली है। बस सिंपल सा, कुछ ना करो, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन देखने के बाद वहां की क्या देखनी तुमको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सिंपल सा लॉजिक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से क्या होती, कम होती है। देखो इसकी 3.1 है, उसकी कितनी है 4 है। तो भाई उतनी ताकत से नहीं खींच पाएगा जितनी ताकत से फ्लोरीन खींच पा रहा होगा। समझ रहे हो ना बात को। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी कम नहीं हो पाएगी। तो अब क्या होगा कि जो ये वाले प्रोटॉन हैं, इनकी जो केमिकल शिफ्ट आ रही होगी वो यहां वालों से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। समझ रहे हो ना बात को। बस एक ही लॉजिक ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी कम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, और जितनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ज्यादा दिमाग दौड़ाना ही नहीं है। ठीक, तो मुझे लगता है यहां तक कहानी समझ में आ गई, इसमें कुछ खास तो है नहीं। अब ऐसे आप CH3I का निकाल सकते हो, CH4 का निकाल सकते हो। अगर मैं TMS की बात करता हूं, अगर अपन TMS की बात करें, TMS जहां भी आता है उसी पॉइंट को जीरो मानते हैं। ठीक है, TMS मतलब क्या, टेट्रा मिथाइल सीलेन। जैसे ये अपना सिलिकॉन हो गया, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3। अब जरा मुझे बताओ कि जो ये हाइड्रोजन है, क्या सभी का एनवायरनमेंट एक ही जैसा है? समझ पा रहे हो बात को, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब देखो कहानी जरा समझना, सिलिकॉन है और कार्बन है। ठीक है, अब यहाँ पे सिलिकॉन की देखो 1.8 है। ठीक है, तो 1.8 कार्बन से क्या है, कम है। समझ रहे हो बात को। तो अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे वो इधर साइड खींचेंगे, कार्बन के साइड में। तो हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। समझ रहे हो बात को, हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू घट रही है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक, दिमाग दौड़ाना ही नहीं अब ज्यादा। ठीक है, तो अब इसकी जो वैल्यू आएगी तो केमिकल शिफ्ट, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है, भाई दिख रहा है ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इसको फील करके समझो इस बात को। समझ बात को, इसको तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। ठीक, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बहुत ज्यादा हो जाएगी ना हाइड्रोजन की तरफ, तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या कर जाएगी, घट जाएगी। जैसे एक तुमको और लॉजिक दिखाता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, इसको हटाओ। मान लो बात करते हैं अपन इस पे, इस वाले कंपाउंड पे, चलो CH3Li पे। अब मुझे बताओ कि कार्बन और लिथियम में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी कम है? सिंपल सा लॉजिक है, लिथियम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो अब इलेक्ट्रॉन किधर खींचेंगे, अब इलेक्ट्रॉन यहां खींच रहे होंगे। सुन लो, अब लिथियम के इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे, तो अब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करने वाली, बढ़ने वाली है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या कर जाएगी, घट जाएगी। तो यहां पे जो इन प्रोटॉन्स की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ रही होती है वो होती है डेल्टा ppm माइनस का 2.10। तो वैल्यू कहां चली गई, माइनस में चली गई। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने पर रेजोनेंस क्या करेगा, लेट होगा। समझ ना बात को, क्योंकि अब बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी। तो हाई मैग्नेटिक फील्ड पे इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दिखती है। हाई मैग्नेटिक फील्ड
और लो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, तो ये भी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के रहते हैं। तो ये भी फंडा मेरे हिसाब से तुमको समझ में आ गया होगा। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर वो समझ में आता है तो बाकी कहानी सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की याद करने की जरूरत है नहीं, अगर आप इतने ध्यान रखो तो उतने से अपना काम तो बन जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, बस अपना इतने से काम बन जाएगा। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन क्लोरीन की क्या होती है, सेम होती है। आयोडीन सल्फर कार्बन का भी क्या होती है, सेम हो रही होती है। और फास्फोरस हाइड्रोजन की भी क्या होती है, सेम होती है। तो अब यहाँ पे ऐसे करके मैं क्या कर देता हूँ, ग्रेटर देन का सिंबल लगा देता हूँ। ठीक है, अब फ्लोरीन की कितनी होती है, 4 होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5 होती है। नाइट्रोजन की कितनी, सॉरी क्लोरीन की कितनी होती है, इन दोनों की सिंपल होती है 3 मान लो, नहीं 3 होती ही है। ठीक है, ब्रोमीन की कितनी होती है, 2.8 होती है। इन तीनों की वैल्यू होती है 2.5, इन सबका सेम आ रहा होता है। फास्फोरस हाइड्रोजन की कितनी होती है, 2.1 होती है। अगर सिलिकॉन की बात करो तो 1.8 होती है। समझो, तो इतना बस ध्यान रखो, इतने से अपना काम बन जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखो, FON इन दोनों को इक्वल कर दो, Br इन तीनों को इक्वल कर दो, और फास्फोरस हाइड्रोजन को इक्वल कर दो। अगर इतना ध्यान है तो इतने से अपनी कहानी बन जाएगी। चलो अब इसको भी हटाते हैं। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या है, हटा हटा करके देखना। क्या हटा के देखना है उसको चलो समझते हैं। अगर मैं बात करता हूँ क्लोरोफॉर्म CHCl3 की, CHCl3 की, तो देखो भाई, क्लोरीन 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 अटैच्ड विद कार्बन, और इससे क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ठीक, अब मुझे बताओ कि इस हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट, और एक और कोई कंपैरिजन के लिए ले लेते हैं, ये ले लो, क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और एक और ले लेते हैं, क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। चलो अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन और यहाँ सिंगल क्लोरीन है। ठीक है, तो अब ये 3 क्लोरीन मिलकर के क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे होंगे। ये 2 क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को मिलकर के खींच रहे होंगे, और ये एक ही क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को मिलकर के खींच रहा होगा। अब मुझे बताओ कि यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ ये दोनों प्रोटॉनों का सेम इन्वायरमेंट होगा, और यहाँ तीनों प्रोटॉनों का सेम इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो इस वाले प्रोटॉन और इस वाले प्रोटॉन, इस वाले प्रोटॉन, तीनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बड़ा ध्यान से देखो। यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होगी यहाँ वालों से, और यहाँ की कम होगी यहाँ वालों से। समझ रहे हो बात को? अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसके रेस्पेक्ट में अगर इसकी बात की जाए तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी ज्यादा है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू और कम होगी। समझ रहे हो? तो इसकी और कम होगी। समझ रहे हो? इनवर्सली काम कर रहा होता है, जो लॉजिक बताया था, केमिकल शिफ्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी, हाइड्रोजन की या फिर प्रोटॉन की। ठीक है, तो जैसे कि यहां पे आप देख रहे हो, तो इस वाले प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी है, 7.27 है। यहां वाले प्रोटॉन ये सेम एनवायरनमेंट में है, इसका क्या मीनिंग है वो भी अपन आगे वाले लेक्चर में समझेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, 5.30 है। यहां वैल्यू कितनी है, 3.05 है। तो ये कम हो रही है। कम क्यों हो रही है, ये क्या है, ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है, डेल है ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम क्यों हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन पे क्या कर रही है, बढ़ रही है। बस यही ध्यान देना है आपको। CH2 अगर Br की बात करते हो तो CH2 Br की वैल्यू और कम हो जाएगी। इसका क्या फंडा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन Br, यहाँ एक वैलेंसी खाली है। ठीक है, ऐसे एक बात कर लो आप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH2 Br, ऐसे अगर उसकी भी बात कर ली जाए, CH2 Br, अपन इन वाले हाइड्रोजनों की बात करेंगे। ठीक है, इनसे अपने का भी कोई मतलब नहीं है, समझो बात को। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहां दोनों का एनवायरनमेंट सेम है, यहां का भी एनवायरनमेंट सेम और यहां का भी एनवायरनमेंट सेम है। ठीक है, अब समझना बात को। अब क्या कर रहा है, यहां पे एक सिंगल ब्रोमीन है, ठीक, और यहां भी ब्रोमीन है और यहां भी ब्रोमीन है। अब मुझे बताओ यहां पे कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, क्या ये इंडक्टिव इफेक्ट है, क्या ये -I इफेक्ट है? क्या इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर वर्क करता है? बिल्कुल कर रहा होता है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझो कि
यहां की इस वाले कार्बन की डिस्टेंस यहां वाले ब्रोमीन की डिस्टेंस से क्या ज्यादा है, समझ रहे हो बात को, ज्यादा डिस्टेंस तो इंडक्टिव इफेक्ट का भी प्रभाव कम, और कम डिस्टेंस तो इंडक्टिव इफेक्ट का भी जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, ज्यादा। तो ये वाला ब्रोमीन यहां वाले कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको इतना ज्यादा खींच नहीं पाया होगा। वो किनको खींच पाया होगा, यहां वालों को खींच पाया होगा। समझ पा रहे हो बात को, सिंपल सी बात है, यहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी इससे, और यहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने वाली है इससे। तो केमिकल शिफ्ट की अगर बात करते हो तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू यहां ज्यादा होगी, फिर यहां कम होगी, और फिर यहां। समझे बात को। तो जैसे आप देख सकते हो कि इस वाले की जो यहां वाले हाइड्रोजन उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी है, 3.30 है। यहां पे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी, 1.69 है, और यहां पे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी है, 1.25 है। तो मुझे लगता है कि यार इतनी कहानी तुमको समझ में आ गई होगी। इसमें क्या समझना था, कुछ तो नहीं समझना है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है तो बस बात खत्म, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करने के बाद केमिकल शिफ्ट अपना समझ लो बड़ी आसानी से, ठीक है। लेकिन ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, समझ रहे बात को, क्यों, क्योंकि आगे जब अपन क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां पे इस चीज का बहुत बड़ा काम है। अब नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट। अगर यार बात करें हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट की, तो हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे प्ले हो रहा होता है। क्या है इसका मतलब, अब 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों को देखने हैं अपने में, होते तो बहुत हैं लेकिन 3 देखने हैं। कौन कौन सा, एक sp3, sp2 और sp। क्या मीनिंग है और समझ लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खेल आता है, कैसे, बहुत ध्यान समझो। अगर sp3 की बात की जाए, sp3, sp2 और sp, ठीक है, ध्यान समझना बात को। sp3 में क्या हो रहा होता है, 4 ऑर्बिटल काम कर रहे होते हैं, ठीक है, s का 1 होता है और p के 3 हो रहे होते हैं। तो इस वजह से जो s है वहां का जो s का मतलब कह सकते हो ऑर्बिटल का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा कम है, यानी कि कह सकते हैं अगर परसेंटेज s कैरेक्टर की बात की जाए तो 4 हैं, चारों में इक्वली डिवाइडेड होगा, तो ये कितना बचेगा, 25%, ठीक है। ऐसे अगर यहां पे कितने 3 हैं तो इसका अगर s निकालेंगे परसेंटेज s कैरेक्टर तो ये 33% होता है, ठीक है। ऐसे अगर ये भाई यहाँ पे 2 ही ऑर्बिटल है तो s का कितना हो जाएगा, 50%, ठीक है। अब आपको ये लॉजिक तो पता ही है कि परसेंटेज s कैरेक्टर, ठीक है, परसेंटेज s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर जाएगी, कम कर जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर जाएगी, कम हो जाएगी, और जिससे कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या कर जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक, समझ रहे हो बात को। अब समझो, जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा कार्बन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। यही तो अपन ने बेसिक सीखा है, ठीक है। अच्छा अब देखो, यानी कि अगर लॉजिकली बात की जाए, तो sp3, sp2, sp अगर जो थ्योरी कहती है तो भाई इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी sp2 की इससे ज़्यादा है, तो यानी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इसकी ज़्यादा आनी चाहिए। समझो बात को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसकी वैल्यू, इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू sp2 वाले से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और sp वाले की sp2 से, और मतलब sp की ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, sp2 की। ये लॉजिक होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होता है। चलो देख लेते हैं भाई ऐसा होता है कि नहीं होता, वो देख लेते हैं, ठीक। अगर मैं सबसे पहले बात करूं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, sp3 में अगर मीथेन की बात की जाए, ठीक है, तो मीथेन की जो डेल की वैल्यू निकलती है कितनी होती है, 0.23, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है। अब इस वाले की कंपेरिजन करेंगे अभी नीचे से। अगर इथाइल की बात की जाए, सॉरी इथेन की अगर बात की जाए, CH3 तो इसका डेल्टा कम होने की बजाय बढ़ गया है। समझो, मतलब इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या कर गई, बढ़ गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या फिर ऐसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हाइड्रोजन की थी वो कम हो गई है। क्या इसका फंडा है, इसका फंडा क्लियर होता है हमारे स्टेरिक इफेक्ट से। तो अपन स्टेरिक इफेक्ट को भी यही समझ लेते हैं, ठीक है। चलो बड़े ध्यान से देखो स्टेरिक इफेक्ट का क्या रोल है यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूं कार्बन
इस कार्बन से 3 सपोज दैट हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक ये हो गया, और एक मान लो कि ये वाला देखो, कार्बन कार्बन और एक और कार्बन ले लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। एक और कंपाउंड देख लेते हैं, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन। मुझे जरा ये बताओ, ये वाला कार्बन किस फॉर्म में है? प्राइमरी फॉर्म में है, ये वाला सेकेंडरी फॉर्म में है, क्योंकि 2 कार्बन से अटैच्ड है, ये 3 कार्बनों से अटैच्ड है, तो ये कैसे फॉर्म में है? टर्सरी फॉर्म में है, ठीक है। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी है। अब कुछ ना करना, सिर्फ हाइड्रोजन पर ध्यान दो, सिर्फ प्रोटॉन पे ध्यान लगाओ, कुछ ना करो, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, यहाँ वाले प्रोटॉन और यहाँ वाले प्रोटॉन, यहाँ वाले प्रोटॉन, इन तीनों प्रोटॉन का एक ही एनवायरमेंट होगा, इन दोनों प्रोटॉन का एक ही एनवायरमेंट होगा, तो बेचारे सिंगल है, उसका एनवायरमेंट सेम ही होगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान समझना, अगर केमिकल शिफ्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ वाले की केमिकल शिफ्ट कम आती है और उससे ज्यादा इसकी होती है और उससे ज्यादा इसकी होती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। अब क्या होता है, इस चीज को समझो बात को भाई। ये जो तीनों कार्बन हैं, इस पे मिलकर यहाँ पे तीनों के तीनों कार्बनों का, क्योंकि कार्बन कैसे क्राउडिंग, भाई यहाँ क्राउडिंग ज्यादा है कि यहाँ की यहाँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे सी, अब यहाँ भी क्या होंगे, 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे, तो कैसे तो बहुत बल्कि ग्रुप तैयार हो जाएगा। इनके रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो टर्सरी वाले कार्बन का बल्कि ग्रुप हो जाएगा। बल्कि ग्रुप होने की वजह से हाइड्रोजन पे फोर्स लगेगा, ठीक है। अब वो हाइड्रोजन वाला जो एटम है वो अलाइन नहीं होगा इनकी ही डायरेक्शन में, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा डिफॉर्म स्ट्रक्चर हो जाएगा। डिफॉर्म स्ट्रक्चर होने की वजह से जो इफेक्ट होना चाहिए था वो इफेक्ट काम नहीं कर पाएगा। कह सकते हो, अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो वो भी यहां पे काम नहीं कर पा रहा होगा। तो अब क्या होगा, जो इफेक्ट लगना चाहिए क्या वो लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अब इनके ही डायरेक्शन में नहीं होगा, वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया होगा। ये ज्यादा डिफॉर्म हुआ होगा, ये वाले हाइड्रोजन इतना ज्यादा नहीं डिफॉर्म हुए होंगे, और ये वाले तो इससे कम होंगे। तो सिंपल सी बात है, ये ज्यादा हो गया, तो अगर जो इफेक्ट लगना था वो इफेक्ट इतना ज्यादा इस पे नहीं लगेगा, इस पे थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, इस पे बहुत ज्यादा लगेगा। सिंपल सा लॉजिक समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या करने वाली है, ज्यादा आने वाली है, और इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होने वाली है, इस वाले से कम और इस वाले से कम। क्यों? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं है। समझ गए ना बात को? ठीक है। तो मैं अगर ये बोलूं कि ऑर्डर ऑफ केमिकल शिफ्ट कहां लिखा जाए, चलो यहां लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ केमिकल शिफ्ट, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, टर्सरी वाले का जो 3 डिग्री में है, तो टर्सरी वाले का जो केमिकल शिफ्ट होगी वो ज्यादा आएगी, सेकेंडरी वाले की इतनी ज्यादा नहीं आएगी, और प्राइमरी वाले की भी कम आ रही होगी। इस चीज को आपको बिल्कुल एकदम ध्यान ही रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि टर्सरी वाले की सेकेंडरी वाले से ज्यादा केमिकल शिफ्ट आ रही होती है, और प्राइमरी वाले की इन सबसे क्या हो रही होती है, कम आ रही होती है। इस बात को बिल्कुल एकदम ध्यान ही रखना है, मतलब ध्यान ही रखना है। और लॉजिक क्या होता है, लॉजिक होता है स्टेरिक इफेक्ट की वजह से या स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऑर्डर ऑफ केमिकल शिफ्ट हमारी क्या कर जाती है, गड़बड़ा जाती है। तो मुझे लग रहा है कि यार यहां तक कि तुम अगर कहानी समझ चुके हो तो ठीक है, इसको यहां से रफ कर देता हूं मैं। चलो अब अपन बात करते हैं, sp3 का लॉजिक समझ में आ गया, sp2 वाले के लॉजिक को समझते हैं। sp2 वाले का जो ये कंपाउंड, इसको यहां देखो, एथिलीन या इथीन, ठीक है। अब समझना बात को, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। यहां वाले का इथेन से, ये इथेन मॉलिक्यूल है और इसका कितना 0.86 ppm है, तो इथीन का केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए 0.86 से। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। क्यों? क्योंकि भाई डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, ठीक है। डबल बॉन्ड की वजह से परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बिना सोचे समझे, ये तो अपना फंडा बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो ज्यादा सोच रहे हैं। लेकिन 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 एक बात सुनो, यहां की जरा वैल्यू देखो, इथीन की जो वैल्यू आ रही होती है वो 0.86 है, लेकिन अगर इथिलीन की बात की जाए तो इसकी वैल्यू कितनी है, यहां देखो, इस जगह देखो कितनी, 4.5 से 6 के बीच में लाई कर रही है। एक बात बताओ, 0.86 और 4.5 ये कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि
कहीं ना कहीं परसेंटेज एस कैरेक्टर ही काम नहीं कर रहा है, कोई और ऐसा इफेक्ट है जो कि काम कर रहा है, कोई और ऐसा फैक्टर जो कि काम कर रहा है। समझ नहीं पा रहे यार बात को। तुम यहां देखो, यहां की वैल्यू कितनी है 0.86 है और यहां की वैल्यू कितनी 4.5 है, तो क्या ये तुमको मेजर डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है? 0.86 से सीधे 4 गुना वैल्यू नजर आ रहा है यहाँ पे 4.5। समझ रहे बात को? तो इतना ज्यादा इफेक्ट कैसे आ गया? यानी कि परसेंटेज इस कैरेक्टर का ही काम नहीं हो रहा है, कोई और इफेक्ट है जो कि काम कर रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, वो इफेक्ट है मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी। उसको अपन थोड़ी देर बाद समझेंगे कि मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी क्या है। बस आप इतना समझ लो कि अगर इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है केमिकल शिफ्ट की, तो वहां पे एक और इफेक्ट काम करता है, वो मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी है। उसको अपन थोड़ी देर बाद देखते हैं। ऐसे अगर बात करें बेंजीन की, तो यहां भी क्या है, ये सारे कैसे हैं, sp2 होते हैं, sp2 है। sp2 होने की वजह से क्या हो जाएगा, sp3 वालों से इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा। अगर 3 से यहां की भी जो वैल्यू कितनी आती है, ज्यादा जाती है। इसका भी लॉजिक क्या है, इसका भी लॉजिक मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी से, तो इसको भी वहीं समझेंगे। एक और केस है sp2 का, चलो उसको भी यहीं देख लेते हैं। C डबल बॉन्डेड O, यहाँ R ले लो और यहाँ H ले लो, ठीक है। ध्यान से देखो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं एल्डिहाइड ग्रुप नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एल्डिहाइड ग्रुप नजर आ रहा होगा। अब क्या है कि ये वाला भी कार्बन हमारा कैसा है, sp2 कार्बन ही है, ठीक है। लेकिन अगर इसका मैं तुम्हें डेल की वैल्यू बताऊं ppm, तो ये आती है 9 से 10। समझ पा रहे हो, मतलब बैंड बजा दी उसने सबके। 9 से 10 ppm बहुत ज्यादा वैल्यू है केमिकल शिफ्ट की। समझ रहे हो, 9 से 10 ppm का मतलब ये है कि ज्यादा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बिल्कुल घट ही गई होगी, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बची होगी। तो इसका क्या रोल है, इसका रोल है ऑक्सीजन से। वो क्या करता है कि यहां पे देखो तुम्हें माइनस आई इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट तो आया ही आया, उसके साथ साथ एक माइनस आई इफेक्ट भी आ रहा है, जिससे ऑक्सीजन क्या कर पा रहा होगा, बहुत तेजी से यहां के इलेक्ट्रॉन को खींच ले जा रहा होगा, जिसकी वजह से यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑब्जर्व हुई उससे बहुत ज्यादा कम हो जाती है। कितनी, और इसकी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू कितनी आती है, 9 से 10 आ रही होती है। अब अगर sp की बात करें, तो जैसा कि मैंने कहा था कि थ्योरेटिकल बात की जाए, तो थ्योरेटिकल में क्या होगा कि sp की केमिकल शिफ्ट क्या होनी चाहिए, ज्यादा आनी चाहिए, किसके, sp2 की। लेकिन अगर आप देख रहे होगे ये एसिटिलीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो यहां तो बिल्कुल यार कहानी उल्टी हो गई है, ठीक है। यहां क्या हुआ है कि 1.7 से 3.1 के बीच में केमिकल शिफ्ट आ रही है, और हमारे sp2 वाले कितनी आ रही थी, 4.5 से 6 के बीच में आ रही थी। लो पूरा खेल ही पलट गया। क्या हुआ कि इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू घट क्यों गई, आनी तो ज्यादा चाहिए थी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, परसेंटेज एस कैरेक्टर की वजह से तो वैल्यू ज्यादा आती है, लेकिन परसेंटेज एस कैरेक्टर कह सकते हो इतना काम नहीं कर पाता, वहां पे मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी डोमिनेंट कर जाता है। समझ रहे बात को, मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी यहां पे इफेक्ट है, उसकी वैल्यू कह सकते हो मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी यहां पे ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर जाता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता है, इसी वजह से इसकी वैल्यू इससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ बात को। अब जैसे कि मान लो अगर एक और एग्जांपल की बात करते हैं, चलो ये वाला एग्जांपल देख लो। ठीक है, और यहां मान लो 2 कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। क्या है ये है तुम्हारा, अगर 1 2 3 4 अगर नेमिंग कर दी जाए तो ये 3,3 डाई मिथाइल, ठीक है, ब्यूटाइन 1 ब्यूटाइन, ठीक है। अब ये देखो यहां पे ये कौन सा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, कौन सा है ये, sp हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड है। लेकिन अगर मैं यहां का भी तुम्हें डेल्टा बताता हूं, तो मतलब इस वाले हाइड्रोजन की जो पीक आ रही होती है वो आ रही होती है 2.06 ppm। समझ रहे बात को। अब देखो कि sp2 वाले कितनी आती, 4.5 से 6, लेकिन इसकी भी क्या कर गई, घट गई है। क्यों घट रही है, क्या लॉजिक है, ज्यादा आनी चाहिए थी, नहीं ज्यादा आई, तो इसका इफेक्ट क्या होता, मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी। तो बस थमे रहो, इसको भी अपन देखेंगे, इसका भी लॉजिक समझेंगे कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक, वो अपन देख लेंगे मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी में। तो मुझे लगता है यहां तक की बात अगर क्लियर हो गई है, तो इसका भी मैं तुमको ऑर्डर दे देता हूं कि जो ये है वो तो ये नहीं है, तो क्या होगा। अब उसको समझ लेते भाई क्या होगा। अगर बात करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, sp2 सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, sp2 के बाद sp होगा, और उसके बाद sp
3 होगा। यानी कि केमिकल शिफ्ट की अगर वैल्यू बात करें तो जहां पे sp2 आ रहा होगा उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा होगी, फिर sp होगा, उसके बाद क्या होगा, sp3 होगा। तो यहां तक बात क्लियर है? चलो यहां तक नोट करो, उसके बाद थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं, छोटी सी चीज बची हुई उसको भी कवर कर लेते हैं, देन उसके बाद अपन देखते हैं कि मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी का क्या रोल है। तो मुझे लगता है यहां तक की तो तुम्हें कहानी एकदम बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होगी। चलो आ जाओ। अब यार अगर बात करते हैं एसिडिक प्रोटॉन्स के, तो इनका क्या रोल है? बड़ा सिंपल सा रोल है। एसिडिक प्रोटॉन में क्या होता है कि भाई जो जितना ज्यादा एसिड होगा, समझना, जो हाइड्रोजन जिस भयानक एसिडिक ग्रुप से जुड़ा होगा तो वो वाला इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा खींच ले जाएगा। भाई क्या होता है एसिडिक वाली कंडीशन आप पढ़ी रखे हो जीओसी में, उसमें क्या हो रहा होता है? यही तो हो रहा होता है कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है, जिसका हाइड्रोजन बड़ी आसानी तरीके से निकल जाए। हाइड्रोजन आसानी तरीके से कब निकलता है? जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो चुकी है, कम होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाने से जो बॉन्ड होता है वीक हो जाता है, खटाक से टूट जाता है, हाइड्रोजन धड़ाम से बाहर आ जाता है। सिंपल सा लॉजिक है। तो बस वही सा केस है कि जितना ज्यादा आपका कह सकते हो एसिडिक या एसिड होगा, समझे, जितना कह सकते हो जिसकी एसिडिक वैल्यू ज्यादा होगी उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे अपन कुछ एसिड्स लिख रखे हैं, जैसे ये RCOOH है, ये AROH है, ये ROH है। AROH का मतलब क्या है? एराइल OH, मतलब ये फिनॉल के कैटेगरी के हैं, ये अल्कोहल के कैटेगरी है, ये एमाइंस की कैटेगरी है, एमाइड्स की कैटेगरी RCONH2। अच्छा, अब देखो कि सबसे ज्यादा इनमें सबसे खतरनाक यही होता है। तो इसकी जो डेल्ट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 10.5 से 12 ppm इसके बीच में लाई कर रही होती है। ऐसे फिनॉल्स की कहाँ लाई कर रही होती है? 4 से 7 के बीच में। और भी इनमें इफेक्ट आते हैं, जैसे फिनॉल की वैल्यू क्या है? अब देखो वही वाली चीज है कि अल्कोहल की वैल्यू, अगर अल्कोहल को देखो यानी कि ROH को देखो तो इसकी वैल्यू से बहुत ज्यादा वैल्यू है फिनॉल की, तो उसमें फिर एक इफेक्ट जुड़ जाता है। कौन सा? वही मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी। उसको अपन समझेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में ही समझ पाएंगे कि मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी क्या है। ठीक है, तो यहाँ की भी बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही कहने मतलब मेन मुद्दा वही है कि भाई जो जितना ज्यादा एसिड होगा उसका जो हाइड्रोजन या प्रोटॉन का जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। ठीक है, अगर मैं दिखाना चाहूं तो जैसे कि ये देख RC डबल बॉन्डेड OH। अब इसमें क्या है, यहां से जरा ध्यान देखो, क्या रेजोनेंस हो रहा है? डबल, सिंगल, लोन पेयर, तो रेजोनेंस है। ये यहां चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, इस पर कौन सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका अगर मैं RH बनाऊं यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड, वो कुछ ऐसा बन रहा होगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर स्लाइटली निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि भाई इस ऑक्सीजन की जो स्ट्रेंथ कह सकते हो और खतरनाक हो गई है, या फिर यही कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सारी यहाँ से यहाँ के बीच में टहलती रहती है। अगर ये ना होता तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ इस पे होती, तो इसका इफेक्ट मतलब अब क्या होता कि तो तब इस हाइड्रोजन पे इफेक्ट वो ना लग पा रहा होता, लेकिन इस ऑक्सीजन की वजह से अब क्या होगा, अभी इस पूरे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूमेगी, यानी कि यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी खिंच करके कहाँ टहल रही होगी, इतने से एरिया के बीच में घूम रही होगी। तो अब ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, आसानी से बाहर निकल पाएगा, समझे। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होगी। बहुत कम होने से इसकी जो डेल की वैल्यू कितनी होती है, 10 से 11 के बीच में। अगर यहाँ पे CH3 कर लेता हूँ तो ठीक है, तो 10 से 11 ppm के बीच में इसकी वैल्यू आ रही होती है। तो सिंपल सा लॉजिक, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं भाई। जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा आ रही होगी। तो इसको अपन रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हटा ही देते हैं। और एक चीज़ और कि ये जो सारे के सारे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या मतलब है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये जितने भी हैं ये सब किस में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अब इसका क्या मतलब है उसको भी अपन देख लेते हैं एक बार, छोटी सी चीज़ है। अगर यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले इसमें मैं ले लेता हूँ एक अल्कोहल को, ROH। यहाँ पे भी लोन पेयर होगा और यहाँ पे भी लोन पेयर होगा। अगर मैं कहता हूँ ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, अगर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी, इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ रही होती है 0.5 से 1.0 ppm के बीच में। ठीक है,
अब अगर इसको कंसनट्रेटेड फॉर्म में लिया जाए, कंसनट्रेटेड का मीनिंग क्या है, ROH, ये जुड़ा होगा दूसरे हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन R, ठीक है। इसी हिसाब से ये कहानी बन रही होगी। अब इस पर क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा, समझ पा रहे बात। तो इन पर क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो यहाँ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करेंगे, खींचेंगे हाइड्रोजन की। अब होता बेसिकली क्या है, ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। कैसा है, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर यहाँ की मैं केमिकल शिफ्ट की बात करता हूँ तो यहाँ की जो केमिकल शिफ्ट आ रही होती है वो आ रही होती है 4 से 5 ppm के बीच में। अब कहानी समझो, है क्या कि यहाँ पे होता कुछ खास नहीं है, जो ये बॉन्ड लेंथ है इनके, जो हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, बस उसी में डिफॉर्मिटी आ जाती है, या फिर कह सकते हो बॉन्ड लेंथ कह सकते हो कि बढ़ जाती है थोड़ी सी। उस वजह से क्या होता है कि जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अचानक से कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने पे यहाँ की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। इसको यार एक प्रकार से और समझ सकते हो, जैसे मान लो अगर मैं कहूँ टेम्परेचर का इफेक्ट, समझो इसका क्या मीनिंग है। अगर मान लो मेरे पास कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसमें प्रोटॉन का, अगर मान लो यही मैंने ROH का ही लिखा है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है 4 से 5 ppm की अगर बात करते हैं, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ, किसके, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के, अगर मैं टेम्परेचर को खूब ज़्यादा इंक्रीज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाएगा तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये क्या कर जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। समझ रहे हो, जो इंट्रैक्शन है वो क्या कर जाएगा, अलग हो जाएगा। ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन टाइप से भी आप पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो जब ये अलग हो जाएगा तो कह सकते हो इस टाइप का केस बनने लगेगा। तो यहाँ की ये जो 4 से 5 इसकी जो केमिकल शिफ्ट आ रही थी वो क्या कर जाएगी, घटने लगेगी। समझ पा रहे बात को, तो केमिकल शिफ्ट क्या कर जाएगी, घट जाएगी। तो हम कह सकते हैं जब एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन था आपका, उसकी केमिकल शिफ्ट कुछ आ रही थी, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी केमिकल शिफ्ट क्या कर गई, घट गई। तो कुछ ऐसे भी केस हैं, इनसे आप कहानी को समझ सकते हो। चलो अब थोड़ी सी एक और छोटी सी कहानी है एक्सचेंजेबल प्रोटॉन्स की, उसको भी अपन समझ लेते हैं। एक्सचेंजेबल प्रोटॉन्स का क्या मीनिंग है, जैसे कि देखो यहाँ पे मान लो अगर ROH है, ठीक है, अल्कोहल है, और इसकी रिएक्शन अगर मैं D2O ड्यूटेरियम वाटर के साथ कराता हूँ, ड्यूटेटेड वाटर के साथ कराता हूँ, तो यहाँ का H क्या होता है, ये कब होगी, जब ये एक्सेस में हो। समझ को, अगर एक्सेस में ले लिया है तो यहाँ का H इसके D को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और ये ROD कंपाउंड बना लेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से ड्यूटेरियम हमारा निकल करके यहाँ फिक्स हो जाएगा। ऐसे अगर आप इसकी बात करो, यहाँ पे भी अगर ड्यूटेरियम लिया जाए तो उसमें भी कौन सा केस बन सकता है, RC डबल बॉन्डेड OOD प्लस HOD का। ऐसे अगर मैं बात करूँ RNH2 की, तो यहाँ भी हमारा क्या हो सकता है, ड्यूटेरियम से हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। ऐसे आप एसिड एमाइड पे भी चर्चा कर सकते हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या कर जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। छोड़िए, इसका यूज क्या है बेसिकली वो अपन एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखो इसको भी, ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है ना, यहाँ तक की कहानी में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपल सा रीज़न है, क्या करेगा, ड्यूटेरियम हमारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब आओ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बेसिकली ये बोला गया कि अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ CH3OH, यानी कि मिथाइल हाइड्रोक्साइड का, ये हमारा मिथाइल अल्कोहल है। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ CH3OH इन CdCl3, ठीक है। यहाँ पे जो कह सकते हो पीक आती है इस वाले हाइड्रोजन की, केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू आती है वो आ रही होती है
1.43 पे, किस पे आ रही होती है 1.43 ppm पे। और अगर यहाँ पे इसी केस में मैं D2O एक्सेस अमाउंट में ले लूँ, यानी कि D2O को और डाल दूँ और डाल दूँ और डाल दूँ, तो इसी की जो पीक हो रही होती है वो हो जाती है 4.75 ppm। अब हुआ क्या कि पहले पीक कितनी पे आ रही थी 1.3 ppm पे, और जैसे D2O के एक्सेस में किया गया तो क्या हो गया 4.75 ppm। तो उसने कहा रीज़न बताइए कि क्यों हुआ, इसको आप एक्सप्लेन करिए। तो बड़ा सिंपल सा रीज़न है। अब आप यहाँ पे देखो CH3OH जब D2O से रिएक्शन करेगा तो CH3OD प्लस HOD बनाएगा। ठीक है, अब हमको पता है कि 1H NMR तो एक्टिव है, रीडिंग मिलती है, लेकिन हमारे ड्यूटेरियम की मिलती नहीं है। तो फिर सिंपल सा रीज़न है कि अब यहाँ से तो कोई कहानी नहीं आएगी, जो आएगी वो यहाँ की आएगी, मिथाइल की आएगी। अब जो इतनी ज़्यादा पीक जो हाई हो जाती है वो इस वाले हाइड्रोजन की वजह से हो रही होती है। समझ रहे बात को आप? कि अब इस हाइड्रोजन के बगल में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, खींच लेगा। ठीक है, यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, कम हो जाने पे पीक कम हो जाने पे क्या होगा कि भाई केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। यही तो हम लोगों ने सीख रखा है। समझ पा रहे हैं आप? तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं। ठीक, कहानी समझ में आ गई? बड़ा सिंपल सा खेल है। CH3OH जब D2O एक्सेस में नहीं लिया था तब इसकी पीक कितनी आ रही थी 1.43 ppm आ रही थी, और जैसे D2O को एक्सेस में लेते हैं तो 4.75 ppm हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से जो हमारा प्रोटॉन है वो क्या कर जाता है, एक्सचेंज कर जाता है किसके साथ, ड्यूटेरियम के साथ, और एक्सचेंज करने पर हमारा CH3OD बनाता है और HOD बनाता है। अब हमको पता है कि यार ड्यूटेरियम का पीक नहीं आता है, तो पीक किसका आएगा, हाइड्रोजन का आएगा। और हाइड्रोजन का, और यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम है, तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यार मुझे लगता है कि अब यहाँ तक की आप कहानी बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ चुके होंगे। अगर आपको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक चाहिए तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर लीजिए। और प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आज जा करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे IIT JEE, IIT JAM, CSIR नेट से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो मैं सभी अपलोड करने वाला हूँ। सो थैंक यू।